नमस्कार साथियों, एसआई इंजन में दहन श्रृंखला के अंतर्गत हम आज खंड 2 में इस व्याख्यान में दहन के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि विभिन्न प्रकार की जो थ्योरीज चल रही हैं कंबशन एसआई या कंबशन इन एसआई इंजन के लिए क्या थ्योरीज हैं, उसको हम समझें। बेसिकली कंबशन जो है वो दो भागों में डिवाइडेड माना जाता है। एक होता है सामान्य दहन, जैसे हम प्रस्फुटन के मुक्त प्रस्फुटन, यानी जिसमें प्रस्फुटन नहीं हो रहा है, प्रस्फुटन मुक्त दहन बोलते हैं। और दूसरा होता है असामान्य दहन। असामान्य दहन में प्रस्फुटन भी होता है। तो ये दो मुख्य रूप में डिवाइडेड है। अब हम सामान्य दहन के क्या चरण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस अध्ययन को करने के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ हम एक नया प्रकार का आरेख इस्तेमाल करेंगे और उसमें लेंगे जो कहलाता है प्रेशर क्रैंक एंगल या थीटा, यानी पी थीटा आरेख। पी थीटा आरेख में एक्स एक्सिस या क्षैतिज अक्ष पर हम लेते हैं इंजन की जो क्रैंक होती है उसके एंगल या उसको डिग्री में व्यक्त करते हुए उसका एंगल, और ऊर्ध्वाधर एक्सिस या वाई एक्सिस या वाई अक्ष के लिए हम लेते हैं प्रेशर, जो कि हमारे सिलेंडर में किसी भी क्षण पर होता है। ये बेसिकली ये आरेख क्यों लिया जाता है, यहाँ हम ये संबंध दर्शाना चाहते हैं जब हम कंबशन को समझना चाहते हैं कि पिस्टन की विभिन्न अवस्थाओं या पोजीशन टॉप डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर के सापेक्ष जब होती है तो प्रेशर क्या होता है, ये रिलेशनशिप हम देखना चाहते हैं या ये संबंध हम जानना चाहते हैं। अब चूंकि पिस्टन की पोजीशन को दर्शाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हम मानते हैं कि क्रैंक एंगल, क्योंकि पिस्टन जो है वो सीधे तौर पर एक कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक से जुड़ा होता है, और क्रैंक जिस प्रकार से रोटेट होती है उसी हिसाब से पिस्टन भी सिलेंडर के अंदर मूव करता है। अर्थात अगर एक 4 स्ट्रोक या 4 घात का अगर हम इंजन की बात करें तो क्रैंक जब 2 चक्र पूरे करती है, यानी 360 और 360 यानी 720 डिग्री जब रोटेट करती है तो चारों स्ट्रोक पिस्टन के पूरे होते हैं। अर्थात एक स्ट्रोक या एक घात पूरा करने में पिस्टन को 0 से 180 डिग्री लगते हैं क्रैंक जब घूम जाती है। तो क्रैंक 180 डिग्री घूमती है तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, अर्थात 180 डिग्री जो है वो एक घात को या एक स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 0 डिग्री या 180 डिग्री या 360 डिग्री जो भी है ये हम अपनी सुविधा के हिसाब से लेते हैं। हम यहाँ भी 0 डिग्री ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ कोई भी डिग्री ले सकते हैं, पर अंतर जो है एक घात के अंदर 180 डिग्री का रखें। अब ये हमने 2 स्ट्रोक को दर्शाया है यहाँ पर, इसमें 0 से 180 और 180 से 360। ये 2 स्ट्रोक हमने जो दर्शाया है घात, वो है कंप्रेशन या संपीड़न घात और शक्ति घात, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। चूंकि हम कंबशन फिनोमेना या दहन फिनोमेना को समझ रहे हैं और हम ये जानते हैं कि दहन फिनोमेना जो है वो कंप्रेशन घात के पश्चात और पावर घात से पहले होता है। पावर घात के जस्ट पहले घटित होता है, उसके कारण पावर घात होती है, और कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्ति की ओर होता है तब हमारा, और आदर्श रूप से कहें तो कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होने के पश्चात हम कंबशन करते हैं और दहन करते हैं, और दहन के जस्ट बाद हमारा पावर स्ट्रोक प्रारंभ होता है। तो चूंकि हमारा कंबशन इन दोनों स्ट्रोकों के बीच में है, मिलन संधि स्थल पर है, अतः हम ये दोनों स्ट्रोकों को ही लेते हैं। एग्जॉस्ट या सक्शन स्ट्रोक से दहन का कोई संबंध नहीं आता, वो हमें भी यहाँ नहीं दर्शाया। अब आप देखें कि जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाता है ए से बी, तो वो संपीड़न स्ट्रोक को कारित करता है, और प्रेशर जो है वो संपीड़न के कारण ए से बी तक बढ़ता है। प्रेशर में राइज आया है वो ए से बी तक सिर्फ संपीड़न के कारण आया है, कोई कंबशन नहीं। इस वक्त अगर कंबशन ना हो तो ये वापस यहाँ से लौट जाएगा। अब हम बी पर कंबशन शुरू करते हैं और बी से सी तक कंबशन के माध्यम से या दहन के माध्यम से हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ता है, जो एक ऊर्ध्वाधर लाइन के रूप में दिखाया गया। अब ये ऊर्ध्वाधर लाइन के रूप में और क्यों दिखाया गया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू। सी से डी तक वापस पावर घात शुरू हो जाती है हमारी, या शक्ति घात शुरू होता है, और पिस्टन जो है वापस टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव कर जाता है। अब आप देखेंगे कि ये एक आदर्श, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये व्यवहारिक तौर पर नहीं, आदर्श रूप से कंबशन या दहन प्रक्रिया को मैंने दर्शाया है पी थीटा डायग्राम पे। यहाँ आप देखेंगे, नोटिस करें कि एक आदर्श साइकिल में हम मान के चलते हैं कि एंटायर प्रेशर या एंटायर कंबशन, पूरा का पूरा कंबशन जो है
वो बी से सी के बीच में कांस्टेंट या नियत आयतन पे हो रहा है। नियत आयतन पे मतलब जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाता है तो आयतन लगातार घट रहा है। ऐसे ही जब टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है तो आयतन लगातार बढ़ रहा है। यानी आयतन स्थिर रहने के लिए पिस्टन को भी स्थिर रहना होगा। पिस्टन मूव करेगा तो आयतन घटेगा या बढ़ेगा। तो कंबशन फिनोमिना होने के लिए जरूरी है कि पिस्टन बिल्कुल स्थिर हो। जब तक कि कंबशन यानी दहन हो रहा है बी से सी तक, उस अवधि के दौरान पिस्टन को हिलना नहीं है, वरना आयतन स्थिर नहीं रहेगा। पर यह संभव नहीं है व्यवहारिक कंडीशनों में। आदर्श कंडीशन में ऐसा मान लेते हैं, व्यवहारिक कंडीशन में जब बी से सी तक हमारा कंबशन हो रहा होता है तो पिस्टन भी मूव कर रहा होता है और आयतन का मान बढ़ रहा या घट रहा होता है। तो स्थिर आयतन पे हमारा व्यवहारिक तौर पर कंबशन नहीं होता। तो यहाँ इसलिए चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे माना गया है, इसलिए पूरा प्रेशर राइज जो है वो एक वर्टिकल राइज के रूप में दर्शाया गया। अब हम अपने इस दहन को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण जो है वो है प्रज्वलन विलंब चरण। दूसरा चरण जो है वो है ज्वाला का दमन, फ्लेम प्रोपगेशन। तीसरा है आफ्टर बर्निंग या पश्च ज्वलन। तो ये 3 चरण होते हैं हमारे, आफ्टर बर्निंग, फ्लेम प्रोपगेशन, इनिशियल लैग, तो प्रज्वलन विलंब और ज्वाला का गमन और पश्चवर्ती दहन। ये तीनों चरण अब हम पी थीटा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये पी थीटा डायग्राम लेते हैं और यहाँ हमने सुविधा के तौर पे जीरो को हमने यहाँ टॉप डेड सेंटर जहाँ हमारा कंबशन हो रहा है वहां ले लिया। इससे 180 डिग्री पीछे बॉटम डेड सेंटर है और इससे 180 डिग्री आगे भी हमारा बॉटम डेड सेंटर है। इस दौरान हम कंप्रेशन करेंगे, इस दौरान हम पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक करेंगे। अब सबसे पहले देखें कि जब यहाँ से यहाँ तक जब पिस्टन मूव करता है तो कंप्रेशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कंबशन नहीं हुआ, कंबशन हुआ तो प्रेशर राइज मिलेगा, जैसा पिछले उसमें देखा था हमने स्लाइड में। लेकिन अगर कंबशन नहीं हुआ तो पिस्टन वापस उसी बात का मिरर इमेज पर लौट जाएगा, यानी पिस्टन वापस प्रसरण स्ट्रोक करेगा, कोई पावर स्ट्रोक नहीं होगा, कोई आगे। तो जितनी कार्य यहाँ इसको कंप्रेशन करने में किया गया उतना ही कार्य उसको यहाँ एक्सपेंशन के दौरान मिल जाएगा और दोनों वर्ग एक दूसरे को जीरो कर देंगे। जितना कार्य यहाँ किया उतना कार्य यहाँ वापस प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये कर्व जो जिसमें कंबशन नहीं हो रहा या दहन नहीं हो रहा और तब ये कर्व हम पी थीटा डायग्राम पे कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक की ड्रॉ करते हैं, ये कहलाती है मोटरिंग कर्व। मोटरिंग कर्व से तात्पर्य है कि इस दौरान कोई कंबशन नहीं हुआ या दहन नहीं हुआ है, तब पी थीटा डायग्राम पर प्रेशर किस प्रकार से बढ़ता है ये दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि इग्निशन लैग क्या है इस कर्व के सापेक्ष में, मोटरिंग कर्व के सापेक्ष में हम देखेंगे, इसलिए मोटरिंग कर्व को हमने ड्रॉ किया। क्योंकि वास्तव में ये होता है कि जब हम स्पार्क करते हैं तब किसी भी प्रकार का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ए पॉइंट पर हमने स्पार्क किया, आप देखेंगे कि ए पॉइंट पे स्पार्क होते ही आदर्श रूप में तो ये प्रेशर यहाँ राइज हो जाना चाहिए क्योंकि स्पार्क होते ही कंबशन प्रारंभ हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ क्षण तक कोई भी प्रेशर में राइज, जो भी प्रेशर में राइज हो रहा होता है वो सिर्फ पिस्टन के कंप्रेशन करने के कारण होता है, कंबशन के कारण कोई राइज नहीं होता। यानी पिस्टन के कंप्रेशन के कारण ये राइज हो रहा है, बस यही होता रहता है। तो यानी हमारा जो कर्व है वो इसी को फॉलो करता है बी तक। बी पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा राइज होने लगा है, जो कि कंप्रेशन के कारण जो राइज हो रहा था उससे अलग। यानी हमारी कर्व जो लाल कलर की है ये अब हमारी मोटरिंग कर्व से अलग होने लगी है। ये नोटिसेबल चेंज हमें दिखता है यहाँ प्रेशर में राइज, जो कि कंबशन के कारण हुआ है। तो ये कर्व जो ए से बी तक अलग हो रही है मोटरिंग कर्व से, ए से बी तक तो सेम मोटरिंग कर्व पे चलते हैं लेकिन बी पॉइंट पे अलग होना शुरू करती है। इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इग्निशन लैग या प्रज्वलन विलंब, जो θ1 से हमने दर्शाया है। यहाँ देखेंगे आप कि मान लीजिए टॉप डेड सेंटर से पहले 28 डिग्री पर हम स्पार्क करते हैं और टॉप डेड सेंटर से पहले 12 डिग्री तक कोई हमें प्रेशर राइज या प्रेशर का उत्थान कंबशन के कारण नहीं मिलता, कंप्रेशन के कारण ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं 28 माइनस 12 यानी 16 डिग्री के करीब हमारा ये इग्निशन विलंब है। हम डिग्री में ही व्यक्त करते हैं आमतौर पर, मिली सेकंड में प्राय नहीं व्यक्त किया जाता, समय में या सेकंड में, मिली सेकंड्स में प्राय टाइम्स चरणों को नहीं दिखाया जाता, चरणों को व्यक्त किया जाता है डिग्री में, ट्रेन की डिग्री में। तो इस दौरान जो है वो, अब ये क्यों विलंब होता है, इस विलंब के पीछे होने का कारण ये है कि जब हम ए पे स्पार्क करते हैं तो जो हमारे चार्ज के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटेड अप होते हैं, उनमें अभिक्रिया ऑक्सीकरण की शुरू होती है और वो फिर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से दहन करते हैं और एक न्यूक्लियस या एक केंद्र का निर्माण करते हैं आगे वाली फ्लेम के लिए, फ्लेम यानी ज्वाला के लिए। तो ज्वाला उत्पन्न करने के लिए जो न्यूक्लियस निर्माण होता है उस ऑक्सीकरण से, जिससे कि वो ज्वाला अब स्वयं ही आगे के चार्ज को जलाती चली जाए, उसे कोई स्पार्क की आवश्यकता ना। इस प्रकार की ज्वाला का जो केंद्र है वो स्थापित करने में कुछ समय जाता है
और हम जानते हैं कि चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हीटिंग अप और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के कारण विलंब होता है, तो ये केमिकल प्रोसेस है जो बेसिकली नेचर ऑफ फ्यूल, फ्यूल का प्रकार क्या है उसमें डिपेंड करेगा। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है इस वक्त ए से बी तक के बीच में क्या टेम्परेचर और प्रेशर रहते हैं शुरुआती दौर में। एग्जॉस्ट गैस का प्रपोर्शन या आपने जो मिश्रण तैयार किया एयर फ्यूल का, यानी एयर फ्यूल का रेशो जो है वो क्या है, और आपकी ऑक्सीकरण किए जाने की रफ्तार क्या है। अगर तेज रफ्तार है तो छोटा होगा ये पीरियड, अगर धीरे रफ्तार तो इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। नाउ अब इसके बाद क्या होता है, जब फ्लेम एस्टेब्लिश हो जाती है, जैसा मैंने कहा कि आपको जो ज्वाला है उसका न्यूक्लियस बन गया, अब वो न्यूक्लियस जो है वो इतना सफिशिएंट हीट उत्पन्न कर रहा है कि वो आगे के चार्ज को जला सकता है और आगे के मिश्रण को हमारे दहन कर सकता है। तो ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है, उस अवस्था में पॉसिबल हो सकता है जब हम इतना दहन से ऊष्मा उत्पन्न कर सकें उस ज्वाला से जो ऊष्मा निकल रही है वो इतने पर्याप्त मात्रा में हो कि वो सराउंडिंग को या वातावरण को जो ऊष्मा का लॉस हो रहा है उसको पूरा करने के बाद भी कुछ ऊष्मा बची रहे, जिससे कि आगे का फ्यूल बर्न किया जा सके। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके ज्वाला का जो सरफेस एरिया है वो कितना है। सरफेस एरिया से, क्योंकि ज्वाला के सरफेस से ही हीट निकलती है, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो ज्वाला की हीट कम होगी। जैसे इस चित्र से समझे आप, पहले सबसे पहले आप ये स्पार्क करते हैं। स्पार्क आप देखेंगे एक हीट का एक सॉलिड पार्टिकल के रूप में एक दृष्टिगोचर होता है। ये ऐसा लगता है जैसे एक चमक या हीट का एक सॉलिड पार्टिकल, ठोस, और उसके पश्चात इसका एक न्यूक्लियस स्थापित होता है। देखिए जब न्यूक्लियस स्थापित होता है ये, और इसके चारों तरफ एक फ्लेम का पर्दा या फ्लेम या ज्वाला का पर्दा बन जाता है। ये जो ज्वाला का सरफेस है, ज्वाला की जो पीले रंग से दर्शाई गई, ये ज्वाला की सरफेस ही हीट अब आगे उत्पन्न करेगी, और ये न्यूक्लियस है उस ज्वाला का। तो यहाँ तक हम जो भी प्रक्रिया हुई है, जो मैंने अभी प्रक्रिया की है कि स्पार्क हुआ, और स्पार्क होने के बाद ये फ्लेम स्थापित हुई, ये जो टाइम लगा ये कहलाता है इग्निशन लेवल। अब इसके बाद का सारा टाइम जो लगेगा वो कहलाएगा फ्लेम प्रोपोगेशन या ज्वाला का गमन। अब ये ज्वाला जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल है, यानी खुद अपने स्तर पर ये आगे कंबशन कर सकती है, दहन कर सकती है। अब इसे कोई स्पार्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हीट उत्पन्न हो रही है ये देखेंगे आप कि ये एक बुलबुले के रूप में है या एक गुब्बारे के रूप में, जो अंदर से खोखली है, यानी अंदर जो है कंबशन जो जल चुके हैं पार्टिकल्स वो है, और बाहर इसमें जलने वाले पार्टिकल है, यानी मिश्रण है हमारा एयर फ्यूल मिश्रण। हमेशा इस ज्वाला के अंदर जो है वो जले हुए पदार्थ ही होंगे मोस्टली। अभी ज्वाला एक तेज गति से, शुरू में धीमी गति से और बाद में तेज गति से पूरे कंबशन चैम्बर में फैल जाती है, और पूरे कंबशन चैम्बर को बंद करके अपना कंबशन कर लेती है। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट जो ज्वाला का आगे चलता है कंबशन चैम्बर में, ये पूरे चार्ज को जलाता है और हमारे इस कंबशन चैम्बर के अंदर प्रेशर के राइज को ऊपर तक मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंचाता है। अर्थात फ्लेम प्रोपोगेशन या ज्वाला का गमन स्टेज या चरण जो है वो तब तक कायम माना जाता है जब तक हमारे चक्र का अधिकतम दाब नहीं आ जाए। जब अधिकतम दाब पहुंच जाता है, यानी अधिकतम बी पॉइंट से अधिकतम दाब वाला पॉइंट सी तक का जो समय है वो हमारा फ्लेम प्रोपोगेशन का समय माना जाता है, जो लगभग 12 डिग्री पूर्व टॉप डेड सेंटर से 9 डिग्री बाद टॉप डेड सेंटर। ये जस्ट एक अंदाजा है, यानी लगभग 20 से 21 डिग्री के लिए ये रुकता है। अर्थात दोनों को मिलाकर के देखें तो हम यहाँ करीबन 16 और यहाँ करीबन 21 यानी 37 डिग्री तक हमारा ये दो चरण संपन्न होते हैं, यानी पूरे कंबशन में मुख्य यही दो चरण है कंबशन के। अब चूंकि शुरुआती दौर में क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, ऑल ऑफ सडन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, और फिर उस प्रेशर बढ़ने की गति जो है वो तेजी से बढ़ती है बाद में। तो शुरुआती दौर में जब ये धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है, उसका कारण ये होता है कि तो ज्वाला का जो सरफेस होती है वो बहुत कम होती है, छोटा होता है उसका गुब्बारा या उसका बबल, और उसकी सरफेस एरिया कम होने के कारण कम हीट उत्पन्न होती है, हीट लॉस ज्यादा होता है। अगर चार्ज का मात्रा जो जल रही होती है उस टाइम वो बहुत कम दर से जलती है, और तत्पश्चात जब उसकी साइज बढ़ जाती है ज्वाला की, तब वो ज्यादा तेजी से हमारे फ्यूल को बंद करती है। और इसीलिए हमें कंबशन जो है वो थोड़ा सा टॉप डेड सेंटर से पहले शुरू करना चाहिए, जिससे कि जब तक कंबशन प्रक्रिया पूरी हो तो हमारा जो पीक प्रेशर है, उच्चतम दाब है, वो थोड़ा सा टॉप डेड सेंटर के बाद में आए, 5 से 10 डिग्री बाद। क्योंकि अगर ये 5 से 10 डिग्री पहले आ जाए या टॉप डेड सेंटर पे अगर प्रेशर आ जाए पीक प्रेशर, तो कभी गलती से भी अगर ये टॉप डेड सेंटर से पहले आ गया किसी साइकिल में पीक प्रेशर, तो आने वाले पिस्टन को, चूंकि पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर आ रहा है, उसको धक्का विपरीत दिशा में देगा। इसलिए बेहतर है कि जाते हुए पिस्टन को धक्का दे थोड़ा सा टॉप डेड सेंटर के पश्चात ही होना चाहिए। जैसे झूले को जब हम धक्का देते हैं तो जाते हुए झूले को हम धक्का देते हैं। अब क्या होता है आफ्टर बर्निंग, ये देखिए
जब सी पॉइंट के बाद जब हमारा कंबशन पूर्ण हम मान रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। 95 से 97% तक का कंबशन यहाँ पूरा हो चुका होता है, लेकिन सी पॉइंट पर कंबशन रुकता नहीं है। सी कंबशन के बाद भी कुछ कंबशन जो है 3 से 5% कंबशन फ्यूल का होता रहता है, जो कहलाता है डिलेड या ये देर से हुआ कंबशन कहलाता है, जो है वो आफ्टर बर्निंग या पश्चावर्ती दहन कहलाता है। ये बेसिकली यहाँ सी से लगा करके और आगे तक चलता रहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती आगे की साइड। इसका कारण क्या होता है कि बेसिकली जब हम अधिक फ्यूल या जो अनबर्न या जो जले हुए पार्टिकल्स जो जलने से रह जाते हैं इस कंबशन प्रक्रिया के दौरान, वो बाद में ऑक्सीजन के साथ संयोग, बची हुई ऑक्सीजन के साथ संयोग करके आगे भी कंबशन करते रहते हैं। ये अगर अधिक रिच मिश्रण दिया जाएगा फ्यूल का, तो फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन करेगा और वो बाद में धीरे धीरे लेटर स्टेज पे जलता रहेगा। तो रिच मिश्रण के साथ ये ज़्यादातर आफ्टर बर्निंग बढ़ जाती है, और ये इतना लंबा चल जाती है पीछे कि कई बार ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक तक भी चलती रहती है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट पाइप में ऑक्सीजन मिलने से भी ये दहन चलता रहता है, यानी एग्जॉस्ट पाइप में जब हमारा चार्ज होता है तब भी ये चलता है, जिसको हम आमतौर पर बैक फायर के रूप में हमने सुना होगा। जब गाड़ियाँ चलती हैं तो एक बैक फायर का धमाका होता है, वो ये आफ्टर बर्निंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए उस कारण से होता है। तो साथियों, इस खंड में इतना ही। नमस्कार।